Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं मंत्रिपरिषद के बारे में। मंत्रिपरिषद से रिलेटेड हमने टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लिए हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद से आपको एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो कंप्लीट देखिए और बाद में यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके स्मार्ट जीके को सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में PDF मिल जाएगी। पीके स्मार्ट जीके नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद के बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में आता है और क्या क्या इसके अंदर होता है। तो भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय प्रणाली को। और मंत्रिपरिषद भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्तविक कार्यकारी संस्था है, जिसका नेतृत्व है प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। और हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया। कौन से अनुच्छेद में? 74 में। जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनकी कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा पीके स्मार्ट जी के नाम से, उसको सर्च कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी फ्री में PDF मिल जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं, भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड या फिर भाग फिफ्थ। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद का उल्लेख भाग फिफ्थ में किया गया है। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख भाग 5 में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिपरिषद को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शंस दिए हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद को उनके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी लागू किया गया है 91वें संविधान संशोधन 2003 के बाद। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शंस दिए हैं, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 75 या फिर अनुच्छेद 80। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से या फिर अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। तो फ्रेंड्स, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, जबकि राज्यसभा से इससे कम लिए जाते हैं। जैसे कि 552 सदस्य हैं, ये फिक्स कर दिए गए हैं कि लोकसभा से 552 सदस्य तक हम ले सकते हैं। और वर्तमान में बात करें तो 545 सदस्य है लोकसभा के, 545 सदस्य है वर्तमान में, और 552 से अधिक लोकसभा में सदस्य नहीं ले सकते। तो ये तो लिमिट है 552 तो, और वर्तमान में है 545। और राज्यसभा की बात करें तो उसमें अधिक से अधिक 252 सदस्य ले सकते हैं। कितने? 252 सदस्य। इससे ऊपर राज्यसभा में सदस्य नहीं ले सकते। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 245 सदस्य है राज्यसभा में। तो ये भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिपरिषद, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण या फिर सभी मंत्री? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करता है मंत्रिमंडल का गठन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? ऑप्शंस दिए हैं, वह राज्यपाल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, वह राज्य सरकार के हितों की देखभाल करता है या फिर वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। राज्य मंत्री की यही स्थिति होती है केंद्र सरकार में, क्योंकि वह केंद्र सरकार का मंत्री तो होता है लेकिन मंत्रिमंडल का वह सदस्य नहीं होता। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो फ्रेंड्स, ये लाया गया था 1963 में।
1963 में लाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 1963 में लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव होता है जिसे पारंपरिक रूप से विपक्ष द्वारा संसद में एक सरकार को हराने या उसको कमजोर करने की उम्मीद से रखा जाता है और यह एक तत्कालीन समर्थन द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है लोकसभा के प्रति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, अर्थात लोकसभा में अगर इनको बहुमत मिल जाता है तो फिर कोई भी कानून या कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसीलिए मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे खालिस्तान का विश्वास प्राप्त हो। सर लोकसभा का मैंने अभी बताया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो यही पूछा गया है इसके अंदर कब कि मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। पूछा गया कि मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में इनमें से क्या शामिल है? तो मंत्रिपरिषद का कार्य होता है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यों का बजट मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद ही तय करती है कि किन करों को लगाना चाहिए और किन करों को कम या बढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का काम होता है बजट तैयार कर संसद में पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? बिल्कुल। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता? ऑप्शन दिए हैं किसी मंत्री के परित्याग से, प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री के परित्याग से या फिर प्रधानमंत्री के पदच्युत से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी मंत्री का यदि कोई पद त्याग देता है उससे उस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं किया जा सकता। जबकि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर प्रधानमंत्री पद त्यागे जाए तब मंत्रिपरिषद विघटित हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स वो करता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? अब फ्रेंड्स ये समझिए शून्यकाल क्या होता है। ये एक तो प्रश्न उत्तर सत्र होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन शून्यकाल होता है संसद के दोनों सदन लोकसभा व राज्यसभा देश की कानून व्यवस्था, कानून या देश के लोगों से जुड़े किसी भी प्रकार के मुद्दे पर यदि चर्चा करते हैं या फिर इन सदनों में कार्यवाही का एक पैटर्न होता है जिसके आधार पर सांसद काम करते हैं और इसी पैटर्न का हिस्सा होता है शून्यकाल या प्रश्नकाल। शून्यकाल या प्रश्नकाल इसी जो पैटर्न होता है उनके कार्य करने का या बातचीत करने का, तो उसी को शून्यकाल या प्रश्नकाल कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स टाइम होता है, जैसे 12 बजे का टाइम होता है, दोपहर के 12 बजे का टाइम। लोकसभा में और राज्यसभा में यह टाइम अलग अलग होता है, कहीं 12 बजे से स्टार्ट होता है, कहीं 11 बजे से 12 बजे तक होता है। तो ये लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि सभी अपने अपने सवाल पूछते हैं और उनका जवाब मांगते हैं और एक दूसरे के सवालों का जवाब देते हैं और इसी को शून्यकाल या प्रश्नकाल कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको भी थोड़ा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है मंत्रिपरिषद के पास। वास्तविक रूप से कार्यकारी प्राधिकार होता है जो कार्य करने का, तो वो होता है मंत्रिपरिषद के पास होता है, जो कि लोकसभा के 15% सदस्यों के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? यदि व्यक्ति सांसद न हो तो भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसे नियुक्त तो किया जा सकता है लेकिन 6 महीने के भीतर उसको संसद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उसे वापस हटा दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है?
तो अभी मैंने बताया था मंत्रिपरिषद होता है वास्तविक कार्यपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन दिए हुए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, या फिर उपरोक्त दोनों पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपरोक्त दोनों पर, अर्थात निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर भी और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत दोनों पर मंत्रिपरिषद कार्य करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो फ्रेंड्स उसमें थे 36 सदस्य, 35 अन्य सदस्य थे और एक प्रधानमंत्री सहित टोटल 36 सदस्य थे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो फ्रेंड्स वो थी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजकुमारी अमृता कौर आज़ाद भारत की पहली भारतीय महिला थी जिन्हें केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला और उन्होंने 1957 तक, कब तक? 1957 तक स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला था और वहीं 1957 से 1964 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रही थी, अर्थात अपनी मृत्यु 1964 में उनकी मृत्यु हुई तब तक वह राज्यसभा के सदस्य भी थी। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत की आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने और मौलाना अबुल कलाम को 1992 में 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको मरने के बाद में भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, ये हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन यहाँ पर, और थोड़ा मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद है वो देख लीजिए आप। पहला है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन। 74 में बताया गया है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75 जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे। स्वतंत्र में दिया गया है भारत सरकार के कार्यों का संचालन। स्वतंत्र में भारत सरकार के कार्यों का संचालन दिया गया है। और 78 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं अनुच्छेद 78 में। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है कुछ मंत्रिपरिषद से रिलेटेड, इनको भी आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और क्लास को शेयर करते रहा करो यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।